अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ना है जो कि है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। और छोटी सी ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी कराऊंगा। चलो समझते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। देखो, जब आपके पास एसी करंट कैपेसिटर से गुजरता है तो कैपेसिटर क्या करता है, आपके करंट को रोकता है, ऑपोजिशन देता है। इसी चीज़ को कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। चलो फील आ गया ना कॉन्सेप्ट का, मज़ीद डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका जो रजिस्टर होता है ये क्या काम करता है, ये आपके करंट को रोकता है, यानी ऑपोजिशन देता है फ्लो ऑफ करंट को। तो इसी तरह से आपके पास ये कैपेसिटर जो है ना, ये कैपेसिटर भी करंट को रोकता है फ्लो करने से। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ना, उन सब में रेजिस्टेंस होती ही है। तो इसी तरह कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस है, तो ये भी करंट को रोकता है। और ये किस करंट को रोक रहा है, अभी किस करंट को रोक रहा है, अभी ये एसी करंट को रोक रहा है। देखो ये सिंबल भी बना हुआ है ना एसी करंट का, यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, इसका एक और नाम भी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ, तो यही चीज़ बताना, और अगर ये डायरेक्ट आ जाए तो फिर तो मसला नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में चलते हैं और फिर थोड़ा फील लेते हैं। सही है। अब देखो आपके पास ये सिंपल एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट बना हुआ है, यानी एक कैपेसिटर वाला सर्किट बना हुआ है, जिसमें आपके पास एक सोर्स है जो कि एसी सोर्स है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखो ये जो दो होती हैं ना आपके पास लाइन, ये पैरेलल प्लेट्स को शो करता है, यानी एक दूसरे के सामने सामने प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स को हम थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ना समझने में मज़ीद कॉन्सेप्ट में मज़ा आए। ठीक है, ये आपकी एक प्लेट हो गई, ठीक है, ये आपकी एक प्लेट हो गई, और यहाँ आपके पास एक दूसरी प्लेट आ गई। यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट का डेप्थ है। ठीक है, दो प्लेट्स आपके सामने आ गई। अच्छा, अब आपको पता है होना क्या है कि आपके पास करंट आना है। ठीक है, करंट कौन सा होगा, करंट आपके पास एसी होगा, तो एसी करंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जानी है, ये प्लेट नेगेटिव हो जानी है। सही है, और फिर इलेक्ट्रॉन आपको पता है इस प्लेट में ऑक्सीलेट करेंगे। याद रखना आपके पास जो एसी करंट होता है ना, इसमें फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सीलेशन होती है। अब उसकी वजह सुनो होता क्यों है। यहाँ देखो, जब आपके पास एसी करंट आता है तो क्या होता है, पहले आपके पास मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है, फिर ये बढ़ना शुरू होता है, फिर ये कम होना शुरू हो जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में बढ़ता है और नेगेटिव में कम हो जाता है, इस तरह आता है ना। तो जब आपके पास ये वोल्टेज है समझ लो, और ये टाइम है, जब आपके पास वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आ रहा है, जब वापस नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से वो आगे पीछे मूव करेगा। अब चार्ज होते वक्त क्या होता है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो क्या होता है कि जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा होता है कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। इससे पहले वाले टॉपिक पे हमने पूरी डिटेल ले ली थी, लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए भी हमें दोबारा उसे रिकॉल करना होगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होता है, जब आपके पास पॉजिटिव आना शुरू होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही वो पॉजिटिव से नीचे जाना शुरू होता है तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब जब ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होता है ना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें यूं आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, तो कैपेसिटर शो करता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस आती है जिससे हीट लॉस होता है, यानी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो बात समझ में आई ना, क्या काम हुआ, एसी सोर्स लगाया जिससे ऑक्सीलेट हुए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे थे तो फिर इस सिचुएशन में हीट का कुछ लॉस आ गया। तो इस चीज़ को आपने अब हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहीं पे सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट था। और एसी करंट की ये साइकिल हमेशा याद रखना, वरना बात समझ नहीं आती। सही है। अच्छा, अब इसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम, फिर एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल छोटी सी। इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट,
अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या है? जिसमें कैपेसिटर मौजूद हो, सिर्फ कैपेसिटर मौजूद हो और सोर्स मौजूद हो। याद रखना सोर्स एसी है। रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन, तो इस सिचुएशन में आपको ऑपोजिशन मिलती है टू अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने में। इसी चीज को कहा जाता ये जो है आपके क्या पास होती है, इसी चीज को कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको डिनोट किया जाता है XM से। देखो अब रेजिस्टेंस है ना, तो इसको हम R तो लिख नहीं सकते क्योंकि R तो रेजिस्टर के लिए है, तो यहां आप लिखते हो XC, XM नहीं XC। एंड यूनिट इसका अगर रेजिस्टेंस है तो यूनिट सेम रहेगा ओम, जैसे कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। याद रखना ये रेजिस्टेंस ही है, XC रेजिस्टेंस ही है, बस ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, तो इसीलिए कहा जा रहा है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर रिएक्ट कर रहा है करंट के आने पर, करंट पे रिएक्ट कर रहा है। बात क्लियर हो गई? अच्छा अब इसकी फेजर डायग्राम समझने से पहले, फेजर डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डेरिवेशन में करना क्या है। हेयर वी यूज करंट फॉर्मूला, ठीक है, समझ लो डेरिवेशन शुरू हो गई है। थोड़ा डेरिवेशन अगर शुरू हो गई तो डेरिवेशन के तरीके से करते हैं ना, तो ये आ गई आपकी डेरिवेशन। अब इसको अपने पास लिखना, ठीक है। वैसे बुक में तो लिखी हुई है, लेकिन जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना वो लिखा नहीं है उन्होंने, तो वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ आगे जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। देखो हेयर वी यूज़ करंट फॉर्मूला किसके लिए? फॉर कैपेसिटर, जो कि इससे पहले आपने ड्राइव किया था। क्या आया था? I इज इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा C। पढ़ा था नहीं ये फॉर्मूला पीछे, याद है ना आपको? हाँ। अच्छा अब हेयर यहां पर क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, अब देखो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये ओमेगा और C के दरमियान कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C क्या है? कैपेसिटेंस, पढ़ते आए हो। अच्छा तो XC किसके बराबर है? 1 अपॉन ओमेगा C। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा? I इज इक्वल टू V0 अपॉन XC। क्लियरिटी है? उसको उधर ले जाओ। अब ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले के बराबर आ रहा है? देखो वैसे तो आप समझ गए होगे, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, ओम्स लॉ नहीं है ये, ओम्स लॉ नहीं है ये कि V इज इक्वल टू IR। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आगे यूज करेंगे हम अपनी डेरिवेशन मतलब न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ चुकी है, ये रही। V0 हटा के इसे RMS कर दो, ठीक है। ये लो, बात क्लैरिटी में आ गई, समझ में आ गई बात। क्या हुआ, कैसे मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया और कैसे इस फॉर्मूले को मैंने अंजाम तक पहुंचाया। अच्छा अब फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट देख लेते हैं। फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट देख लेते हैं कि वो कैसे होगी। फेजर डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो फेजर डायग्राम में समझो, पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, याद है? वो याद रखना, उसी से बात क्लियर होगी। पीछे मैंने ग्राफ बनवाया था, आपको याद होगा आई होप। ये आपके पास था वोल्टेज क्या हो रहा था? 0 से शुरू हो रहा था, याद है ना? जब देखो मैं करंट देना शुरू करूंगा, यानी जब सोर्स को लगाऊंगा कैपेसिटर पे, तो ऐसा तो नहीं है ना जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज यहां पर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? यहां पर अगर 9 वोल्ट है तो यहां पर 0 वोल्ट से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 0 वोल्ट, 0.1, 0.2, फिर 1, 2, 3 वोल्ट हो जाएगा। यानी शुरू में कैपेसिटर पे 0 वोल्ट होगा सोर्स लगाने पर, फिर बढ़ना शुरू होगा, मगर करंट जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। याद है ना, हमने पढ़ा था करंट मैक्सिमम आ जाएगा। तो फेज लैग कितने का आ रहा था? यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा था? 90 का। यानी एक चीज मैक्सिमम पे थी तो एक चीज 0 पे थी, है ना? तो यहां भी उसी चीज को फेजर डायग्राम में शो किया जाएगा कि जब आपके पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा,
RMS लिख लो चाहो तो। इन्होंने RMS लिखा है या नॉट लिखा है? IC लिखा है। ये वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, करंट ऑन कैपेसिटर। देखो जब आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जांपल वोल्टेज यहाँ पर है, तो करंट उस टाइम पे मिनिमम होगा। देखो वोल्टेज क्या है इस पॉइंट पे? मैक्सिमम है ना, सॉरी इस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट को यहाँ मिनिमम शो करना होगा हमें। तो इस तरह से ये चलेगा आपके पास। तो अगर आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है, और अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज मिनिमम है, दोनों के दरमियान एंगल 90 का आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जब आप इधर इसको कनेक्ट कर रहे हो सोर्स के साथ तो आप खुद देख सकते हो कि वोल्टेज हमारे पास 0 वोल्ट शो हो रहा है, लेकिन करंट मैक्सिमम शो हो रहा है। जैसे जैसे आपके पास ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, एक और चीज़ याद रखना, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंस मजीद बढ़ती जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस मजीद बढ़ेगी, करंट कम होता चला जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले से एक बात और समझ में आ रही है कि जितना छोटा, इससे समझ में आ रही है कि जितना छोटा आप जो है, बल्कि ये रहा, जितना छोटा आप जो है वो कैपेसिटर लोगे, कैपेसिटर जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितना बड़ा कैपेसिटर होगा रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दूं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, और अगर मैं 1000 फैराड का लगा दूं तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो भी आपके पास रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसकी वैल्यू अच्छी आ रही होगी। बात क्लियर हो गई? फेजर समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन हो चुकी है हमारी। बस इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा आई थिंक हमें उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही हमारा काम हो जाएगा। अच्छा देखो, गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा, और फिर हम लिखेंगे अपना, यहाँ लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड, बल्कि इधर ही लिखते हैं ना, उधर जाएंगे तो फिर काम खराब होगा। चलो गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा डेटा देखो क्या गिवन किया गया है, अब ब्लू मार्कर से करते हैं काम। अच्छा ये मैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन कोशिश करूंगा चला दूँ। रेजिस्टेंस दी हुई है आपको, अब ये रेजिस्टेंस क्या आपके पास वो वाली रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। पढ़ते हैं फिर बात समझ आएगी। अभी सिर्फ मैं से जस्ट R से डिनोट कर रहा हूँ। 200 ओम्स बात लिखी हुई है, कनेक्टेड विथ AC सप्लाई। आपने क्या लिखा हुआ है कि मैंने 200 ओम्स की रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है AC सप्लाई के साथ। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, अच्छा अब AC सप्लाई का वोल्टेज कितना है, V0 कहेंगे, जिसे हम 36 वोल्ट पर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास, यानी साइकिल कितने आ रहे हैं, साइकिल आ रहे हैं आपके पास 1 सेकंड में, साइकिल जो आ रहे हैं आपके पास वो आ रहे हैं 60 हर्ट्ज। ठीक है, 60 हर्ट्ज आ रहा है। कैलकुलेट, आपने अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो इसमें पार्ट्स बन गए हैं बहुत सारे। आपने सबसे पहले करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपने पावर जो डेसिपेट हो रही है उसे कैलकुलेट करना है। तीसरे पॉइंट में आपने इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशन बनाना मैं सिखा दूंगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, इक्वेशंस। अच्छा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो I0 ही पता करते हैं। अच्छा याद रखना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और समझ लो, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा मैं और ड्राइव करूंगा। वो कैसे, आपको ये बात पता है, मैंने ये बात पढ़ाई थी कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, ये बात याद है ना। चलो अगर याद नहीं है तो यहां देख लो, ओमेगा किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन टी के। 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एफ के। थीटा किसके बराबर होता है, 2 पाई के, एक साइकिल के लिए। तो ये आ गया आपके पास, तो ये एक्स एम किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब सी की वैल्यू मैं बताऊंगा आगे जाकर, यह गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी नॉट और एक्स सी।
सो फॉर एक्सी के लिए काम करते हैं, फॉर एक्सी फॉर्मूला क्या यूज होगा एक्सी के लिए, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, समझ में आया ना कैसे हुआ, ओमेगा की जगह 2πf पुट किया गया है। अच्छा, अब एक्स सी कैलकुलेट कर लो, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज रहेगा, पाई क्या होता है 3.142। एक मिनट, थोड़ा सा हमने ना इसको साइड से करके लिखना होगा ताकि हमारा पूरा इसमें आए। अच्छा देखो, एक्स सी 1/2 तो एज इट इज रहेगा, पाई भी एज इट इज रहेगा जो कि आपको पता है 3.142 होता है। एफ क्या आ रहा है आपके पास, अच्छा अब मजे की बात यहाँ है, ये एफ इन्होंने ना 16 ही रखा है, 50 रख के कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, एफ 50 आएगा, तो 50 आपका आ गया। अच्छा, अब कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, यहीं लिख देते हैं छोटा छोटा करके, कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख देते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो इन्होंने यहाँ पे रखी है वो रखी है 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और कोशिश पूरी बुक जैसा आंसर निकालने की होगी। तो 1/2 और ये आ गया आपका पाई, और फिर 50 आ गया मल्टीप्लाई 1 e⁻⁻6 आ गया। तो आपका जो एक्स सी आ रहा है, एक्स सी कितना आ रहा है 3183 पॉइंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, एक्सएम की एक्स सी की वैल्यू निकल चुकी है। अच्छा, अब एक और वैल्यू जो यहाँ पर मिसिंग है ना, वी आर एम एस की है। वी आर एम एस की वैल्यू रखी गई है 220, जो कि इसकी मदद से निकलेगी। तो वी आर एम एस की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है, वो आप इंटरनेट से देखकर पता कर सकते हो। तो ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन नहीं की गई थी, लेकिन सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज़ को यूज़ किया जा रहा है। एक वैल्यू आपको मिल जाएगी सी की न्यूमेरिकल में जब ये आएगा पेपर में, और वी आर एम एस की वैल्यू आप फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हो, जो पीछे हमने पढ़े थे। सही है, या फिर इंटरनेट से फॉर्मूला देख लेना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा वो मैंने रिमूव कर दिया वहाँ से। आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, कि आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि आपके पास वी आर एम एस बराबर है, ठीक है, वी आर एम एस आपके पास बराबर है आई आर एम एस के और एक्स सी के, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स आई आर एम एस चाहिए ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वैल्यू। तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी। तो वी आर एम एस क्या आ गई आपके पास, वी आर एम एस 220 आ गई, और एक्स सी क्या आ गई आपके पास 3183.09। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय 3183 0.09 बल्कि, ठीक है। ये आपके पास एम्पियर में करंट आ चुका है। अच्छा, अब आपने दूसरे में का पावर पता करनी है, पावर पता कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू आई आर एम एस और वी आर एम एस, सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास। तो 0.069 और 220, तो P आ गई पावर, द पावर इज 0.069 मल्टीप्लाई बाय 220, 15.18 आ गई आपके पास वॉट में पावर, ठीक है, ये पावर आ गई। अब इक्वेशंस लिखनी है पार्ट 3 में। इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, सबसे पहले आपने आई नॉट और वी नॉट निकालना होगा। तो आई नॉट के लिए आपके पास होगा 2v और 2i स्क्वायर रूट 2i, और वी नॉट के लिए होगा स्क्वायर रूट 2v, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर इजीली इधर पुट कर देना। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आई नॉट ही पता करना होगा, आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, पीक वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ पर हमें पीक वैल्यू देनी होती है, तो आर एम एस वैल्यू ही आएगी यहाँ पे, आर एम एस वैल्यू पुट कर दो, आर एम एस, तो स्क्वायर रूट 2 और आई क्या है
0.06 0.0, ठीक है, इधर इसको मिटा लेते हैं ज़रा, 0.069, तो ये आई नॉट आ जाएगा आपके पास। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई 0.069, द आंसर इज 0.09697, ठीक है, यहाँ तक ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब V0 कैलकुलेट कर लेते हैं, √2 220, ठीक है, तो ये आ रहा है 311.1। अच्छा, अब ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होता है 2πf, तो 2πf क्या है 50, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 2πf, तो ये आ रहा है 314.1। सब कुछ आ गया है। अब आई लिख लो, आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या आया 0.097 साइन ओमेगा की जगह क्या आएगा 314.1 t। अच्छा, v लिख लो, तो आ गया आपके पास 314.1, ये आ गया 311 बोल के 311.1, फिर आ गया साइन 314.t, ठीक है। ये लो, ये आपके आंसर्स आ गए। बस जो असल कन्फ्यूजन हो रही है ना, वो यहाँ हो रही है, एक तो RMS की वैल्यू नहीं मिली और ऊपर से C की वैल्यू नहीं मिली। अब ये शायद थोड़ा मिसिंग था डेटा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।